नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? करीब एक हफ्ते बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और पहले ही आप लोगों से सॉरी बोल दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक लंबी सी वीडियो तैयार की है जिसको शूट करने में मुझे एक हफ्ता और एडिटिंग करने में 3 दिन लगे हैं। और उसकी एडिटिंग करते करते मुझे इतनी ज़्यादा बोरियत हो रही थी कि मुझे लगा कि शायद वीडियो पोस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेहनत की है तो वीडियो ज़रूर पोस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लंबी सी वीडियो। आज की इस वीडियो में हैं कुछ क्लीनिंग टिप्स जो दिवाली से पहले आप लोग भी अपना सकते हैं और अपना घर क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रसोई से, और रसोई में भी शुरुआत करते हैं सबसे पहले गैस स्टोव से, जिसको हम दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं या कहूँ पूरे दिन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो डेली की सफाई तो हम इसी तरह से बस सिंपल आपने कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद आपने DIY स्प्रे से साफ़ कर दिया जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। लेकिन जब हफ्ते में इसकी क्लीनिंग की बारी आती है तो इसके बर्नर्स वगैरह सब हमें क्लीन करने होते हैं, जिसको मैं विनेगर और बेकिंग पाउडर के सॉल्यूशन में डाल के क्लीन करती हूँ। इनको मैं इस सॉल्यूशन में डाल के छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं गैस स्टोव की सफाई करूंगी। तो गैस स्टोव की सफाई सिंपल मैं उसी स्पंज से कर रही हूँ जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। ऐसा कोई हाई फाई इक्विपमेंट नहीं है, और सिंपल जो स्टील वाला स्पंज होता है, सिंपल स्पंज होता है, उससे आप क्लीन कीजिए। क्योंकि देखिए डेली हम क्लीनिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से रह जाते हैं जो आप इस वीकली क्लीनिंग में कवर कर सकते हैं। एक बार अच्छे से आपने साबुन से साफ़ कर दिया स्पंज की हेल्प से, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से आप साफ़ कीजिए। और ये गैस के नोज़ल वगैरह भी मुझे क्लीन करने हैं। और बर्नर्स की क्लीनिंग की बात ऐसी है कि आप अगर ध्यान से काम करेंगे, ज़्यादा दूध नहीं आपके गैस पे निकल रहा, चाय नहीं निकल रही, तो शायद आपको 1 महीने में बर्नर साफ़ करने पड़ें। और मुझे बर्नर कम से कम 2 से 3 हफ्ते में साफ़ करने पड़ते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आप मैसी काम करते हैं किचन में तो फिर तो आपको हर हफ्ते बर्नर क्लीन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे है एक चाकू मेरे पास, एक्चुअली पीलर है, तो ये ख़राब हो चुका है। इससे मैंने ये जो गैस की जहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं ना गैस, वहाँ से काफ़ी गंदी हो रही थी गैस, क्योंकि इसको मैंने पिछले 1 महीने से साफ़ नहीं किया था। ये जो पर्टिकुलर एरिया है उसको मैंने पहले चाकू से क्लीन किया, फिर स्पॉन्ज से किया, फिर उसके बाद कपड़े से क्लीन किया, तब जाके ये करीब 90 to 95% क्लीन हो पाया है। और सबसे लास्ट में एक बार फिर से जो DIY स्प्रे मैंने बनाया था नींबू वाला, उसी से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और अब ये बिल्कुल चमचमा जाएगा। आप चाहें तो शायद अगले दिन इसको साफ़ भी ना करें, इतना क्लीन हो जाएगा। तो देखिए फ्रंट से तो हम हमेशा क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये पीछे का हिस्सा और साइड का हिस्सा कभी कभी हमसे इग्नोर हो जाता है, जल्दबाजी में सभी से हो जाता है। तो इसको हम अपनी वीकली क्लीनिंग में शामिल कर सकते हैं। साथ ही काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करना मत भूलें। ये तो आपको दिन में 2 से 3 बार या शायद ज़्यादा बार भी क्लीन करना पड़ेगा। जितना आप उसको क्लीन रखेंगे उतना ही आपका किचन क्लीन रहेगा। पीछे की जो टाइल्स होती हैं, खासतौर से गैस स्टोव के पीछे की टाइल्स, इनको आप डेली क्लीन करें, हो सके तो दिन में 2 बार, नहीं तो रात में सोते वक्त तो ज़रूर से क्लीन करें। क्योंकि इस पर जब भी आप खाना बना रहे हैं या कुछ भी चाय वगैरह भी बना रहे हैं तो हल्का फुल्का छींटा इस पर लगता ही लगता है। इसको अगर आप डेली क्लीन करते रहेंगे तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर वही क्लीनर इस्तेमाल किया है, DIY स्प्रे जो मैंने बनाया था। आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो बातों ही बातों में हमारा गैस स्टोव पूरी तरह से क्लीन हो गया है और मैं अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर से उस पर फाइनल कपड़ा लगाते हुए, तो गैस स्टोव क्लीन हो गया हमारा वीकली क्लीनिंग का। अब बारी आती है कॉकरोचेस की बारी, क्योंकि कभी कभी हमारे जो रसोई के छोटे छोटे एरिया होते हैं वहाँ पे कॉकरोच चींटी आ जाती हैं। तो उसके लिए आप ये लक्ष्मण रेखा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिंपल बस आपको लाइन बना देनी है रात में सोते वक्त। और देखिए कॉकरोच या चींटी जो भी आपके रसोई घर में आते हैं, उनके आने का मेन कारण होता है कि अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रखी है। अगर तो रात में जब भी आपका सब काम निपट जाए, अच्छे से एक बार झाड़ू लगाएं, पोछा ना भी लगा पाएँ तो एटलीस्ट झाड़ू लगाएं। और जो भी डस्टबिन है
आपकी रसोई के जो डस्टबिन हैं उनको आप रसोई से बाहर की तरफ रखें, यानी कि रसोई में मत छोड़ें उनको। और डस्टबिन भी इस तरह से आप अरेंज करें कि एक में आप सूखा कूड़ा रखें, जैसे कि मैंने अभी पहले दिखाया, जिसमें रैपर्स वगैरह होते हैं। एक में रखें आप गीला कूड़ा, जिसमें सब्जियों फलों के छिलके होते हैं। तो इस तरह से आपके डस्टबिन कभी भी ज़्यादा मैसी नहीं होंगे। और ये डस्टबिन हमेशा सुबह को जब खाली हो जाता है, यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे रख देती हूँ, इसके बाद ऊपर ले जाके इसको धो के और धूप में छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ये सूख जाए, क्योंकि इस डस्टबिन में गीला कूड़ा जाता है। और हमेशा अपने डस्टबिन को इस तरह से कवर करके रखें जब भी आप उसमें कूड़ा डालें। ज़रूरी नहीं है कि कोई फैंसी आप पॉलीथीन खरीद के लाएं, सिंपल जो आपके घर में पॉलीथीन होती हैं उनसे आप अपने डस्टबिन को कवर कर सकते हैं, तभी उसमें कूड़ा डालें। अब ये जो बर्तनों का स्टैंड होता है लगभग सभी के घरों में, तो इसकी क्लीनिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसकी क्लीनिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर सिंपल बर्तन साफ़ करने वाला स्पॉन्ज ही लिया है, ग्रीन वाला जो स्कॉच ब्राइट का आता है, और फिर सिंपल मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए कितना फ़र्क आ गया है बस 5 मिनट की सफाई से ही। तो ये नीचे उतर के साफ़ नहीं हो पाता है, मतलब इसको मैं नीचे नहीं उतार पाती हूँ, बहुत ज़्यादा भारी है ये। इस तरह से लगे लगे ही मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और इस बार मैंने इसको करीब 2 से 3 महीने में साफ़ किया था, इसलिए ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया है। अब बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो दिवाली से पहले ही मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली है। दिवाली के आसपास मुझे शायद थोड़ी बहुत ही इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो स्टैंड क्लीन तो हो गया है, लेकिन हमारा स्टैंड क्लीन रहेगा कैसे? अब रहेगा इस तरीके से। देखिए, जब भी आप बर्तन साफ़ करते हैं, सबसे पहले सारे बर्तनों में जो भी जूठन लगी है उसको निकाल के आप बाहर रखिए, बर्तनों को धो के सिंक से बाहर रखिए। उसके बाद सिंक को अच्छे से मांजिए और एक एक करके बर्तनों को सिंक में मांज के रखते जाइए। मैं यहाँ पे आपको बर्तन साफ़ करना नहीं सिखा रही हूँ, बेसिकली एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपका सिंक, आपका जो बर्तनों का स्टैंड है, बर्तनों का टोकरा, बिल्कुल सब साफ रहेंगे। बर्तन अच्छे से मांजने के बाद सिंक में चले गए हैं। अब जब मैं उनको धो रही हूँ तो एक एक बर्तन उल्टा करके रख रही हूँ ताकि सारा पानी अच्छे से उसका निकल जाए। इससे आपको एक एक बर्तन पोंछ के साफ करके आपको स्टैंड पे नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही बर्तनों का ये जो टोकरा जिसमें मैं बर्तन रखती जा रही हूँ, इसको डेली मैं हल्के गीले कपड़े से साफ करती हूँ और हफ्ते में एक बार मैं इसको ऊपर छत पे ले जाके साफ करती हूँ। उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अभी 2-3 वीडियो पहले। उसके बाद आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए रात में। फिर सुबह जब ये सारे बर्तन अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद आप जब इस बर्तनों को स्टैंड पे लगाएंगे तो ना ही तो आपके स्टैंड पे जंग लगेगा, ना ही खारे पानी के दाग लगेंगे, क्योंकि बर्तन आपके पूरी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो ये होता है एक तरीका अपने बर्तनों के स्टैंड को ज़्यादा दिनों तक साफ रखने का। ऐसे ही ये एक और टोकरा है मेरे पास जिसमें बड़े बर्तन होते हैं, इसको भी मैं या तो हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में क्लीन करती हूँ। तो आज इसकी भी बारी थी, सारे बर्तन बाहर निकाले, इसको अच्छे से क्लीन किया और जो भी बर्तन मुझे लग रहा था कि अभी हाल फिलहाल यूज़ में नहीं आ रहा है उसको मैंने अलग कर दिया। आप लोग भी प्लीज़ ऐसा करें। बहुत ज़्यादा बर्तन अगर आपके रसोई में हैं तो कोई ऐसी जगह आप उसको रखें जहाँ पे जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप उसको ले सकें। मेरे पास एक छोटा सा स्टोर रूम है, मैं वहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा, जब भी आप चाय बनाएं तो देखिए इस तरह से चाय की पत्ती जो होती है उसको कभी भी एक तो सिंक में ना डालें, और जब आपको उसको डस्टबिन में भी डालना हो तो पहले उसको धो लें, जैसे अभी मैंने धोया पानी के नीचे। इस तरह से जब आपको उसको डस्टबिन में डालेंगे तो डस्टबिन में चींटियाँ नहीं आएंगी बिल्कुल भी। उसके बाद आप उसको अच्छे से क्लीन कर लें। और ये जो अदरक कूटने वाली है आप देख रहे हो, इसको भी मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ, या कभी कभी मैं एक्स्ट्रा अदरक कूट के सुबह ही रख लेती हूँ और तब तो ये सुबह ही साफ़ हो जाती है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था एक वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये भिगोना है जो थोड़ा सा जल गया था, तो इसको डायरेक्ट मैंने स्टील वाले स्पॉन्ज से साफ़ नहीं किया, नहीं तो वो सारी गंदगी फिर उस स्पॉन्ज में भर जाती। मैंने यहाँ पे पहले इसको चम्मच से या फिर आप चाकू से भी कर सकते हैं, हल्का सा खुरच लिया है, उसके बाद मैंने इसको स्टील के स्पंज से साफ़ किया है। तो इस तरह से भगोना भी हमारा कम मेहनत में साफ़ हो जाएगा और हमारे स्पॉन्ज भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्ट उसको स्टील वाले स्पॉन्ज से साफ़ कर देंगे बिना उस गंदगी को हटाए तो वो सारी गंदगी स्टील वाले स्पॉन्ज में भर जाएगी, उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो देखिए भिगोना भी हमारा साफ़ हो गया और स्टील का स्पॉन्ज भी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ़ है, इसमें कहीं कोई गंदगी फंसी नहीं रह गई है बिल्कुल भी। अब सारे बर्तन जब हमारे साफ़ हो जाते हैं उसके बाद आपको
स्पॉन्ज भी साफ़ करने होते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन उससे पहले मुझे ये सिंक साफ़ करना है। तो सिंक को आप जब भी 2 बार या 3 बार जब भी आप बर्तन मांजें तभी क्लीन करें स्टील वाले स्पॉन्ज से। सिंपल मैं साबुन लगा के उसको साफ़ कर रही हूँ, कोई हाई फाई केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई स्प्रे नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से जब आप साफ़ करेंगे तो जो आपका सिंक एरिया है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, उस पर कभी भी पानी के निशान नहीं आएंगे। और ये जो स्पॉन्ज हैं इनको डेली बेसिस पे तो मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ, यानी कि जब भी आप बर्तन साफ़ करें उनको खूब अच्छे से पानी से धोएं खोल खोल के, ताकि उनके अंदर कोई गंदगी ना रह जाए। और ये जो 2 डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक में होता है साबुन और एक में मैं रखती हूँ स्पॉन्ज। इसमें इस तरह से मैंने छेद बनाए हुए हैं चाकू से, ताकि स्पॉन्ज जब मैं रखूँ तो उनका जो भी पानी हो वो उसमें से निकल जाए, स्पॉन्ज मेरे सूखे रहें। मैं साबुन और स्पॉन्ज एक जगह नहीं रखती हूँ, उसके लिए 2 डब्बे हैं। और इन दोनों डब्बों को, मैं स्पॉन्ज की बात नहीं कर रही हूँ, डब्बों की बात कर रही हूँ, इन दोनों डब्बों को मैं वीकली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। स्पॉन्ज तो डेली ही क्लीन होते हैं, बल्कि एक दिन छोड़ के मैं उनको बेकिंग सोडा और गर्म पानी से भी साफ़ करती हूँ, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये सब क्लीन हो गया। और साथ ही आप एक ब्रश ज़रूर रखें अपने क्लीनिंग एरिया में, यानी कि अपने सिंक एरिया में, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे बड़ी हेल्प मिलती है छोटी छोटी सफाइयाँ करने में। ये जो आपने बर्तन साफ़ करने वाला छोटा ईंट का टुकड़ा देखा, ये जो वाइपर डेली ही इस्तेमाल होता है, इस सब को मैं इस ब्रश से ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इनकी क्लीनिंग हमें मतलब ऐसा हमें महसूस नहीं होता, हमें दिखता नहीं है कि क्लीनिंग की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इन पे हाथ लगा के देखेंगे तो पानी की चिकनी सी परत आपको इस पर दिखाई देगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अब इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। आरओ का जो ये पाइप यहाँ पे सिंक में रहता है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और ये एक छोटा सा जो फव्वारा टाइप है, मैं लेके आई थी 10 रुपये का लोकल बाज़ार से ही, इसको भी मैंने क्लीन किया। साथ ही टैप मैंने क्लीन की। और ये सब मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ। ये जो टैप वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ, या फिर मैंने वाइपर क्लीन किया, ये सब वीकली बेसिस के काम है, डेली मैं नहीं करती हूँ इनको। हाँ, अगर मुझे ज़्यादा गंदा लगता है तो मैं हफ्ते में 2 बार भी इस काम को कर लेती हूँ। अच्छे से सिंक एरिया को साफ़ किया, वाइपर से उसको पानी को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद हमें उसको सूखा करना है। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया, ये जो छोटा सा मग मेरे सिंक एरिया में रहता है, इसको भी मुझे क्लीन करना था, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और साथ ही ब्रश जिससे हम सारी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको भी मैंने खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। उसके बाद बारी आई इस एरिया को सूखा करने की, क्योंकि जब तक आप इसको सूखा नहीं करेंगे तो क्लीनिंग के कोई मायने नहीं रह जाते। अगर ये गीला ही आप छोड़ देंगे, हर जगह पानी के छींटे लगे रहेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा और क्लीनिंग पे करी हुई आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अच्छे से इसको क्लीन कीजिए ताकि चारों तरफ से ये खूब सूखा रहे। और यहाँ पे देखिए वाइपर क्लीन हो गया है, जो डब्बे हैं वो क्लीन हो गए हैं, सिंक पूरा क्लीन हो गया है। अब लास्ट में एक मैं यहाँ पे आपको बात बताती हूँ, ये आप फॉलो कीजिए, पहले भी शायद मैंने बताया हुआ है। इसमें आप डालिए बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। थोड़ा सा विनेगर डाल के आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद लास्ट में आप इस पर डालिए गर्म पानी। तो ये वाला प्रोसेस मैं हफ्ते में 1 बार या कभी कभी 2 बार भी करती हूँ। इससे आपका सिंक जो है वो बहुत ही क्लीन बना रहेगा, उसमें कभी भी बदबू आपको नहीं आएगी। साथ ही ये एक परफ्यूम है मेरे पास, जो घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता, सिंपल सा ही परफ्यूम है। इसको मैं इस तरह से सिंक में छिड़क देती हूँ थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। सुबह आप उठो ना तो सिंक में बहुत ही अच्छी खुशबू आपको मिलेगी। तो ये वाला काम भी मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। तो देखिए टैप हमारी क्लीन हो गई है, पूरा सिंक क्लीन हो गया है, वाइपर क्लीन हो गया है, बिल्कुल सब कुछ क्लीन क्लीन यहाँ पे है। तो और ये जो 2 टैप आप पीछे देख रहे हो, 2 नल, इनमें से पानी नहीं आता है और ये साफ़ भी नहीं होते। इनको साफ़ करने की मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इन पे अपना टाइम ख़राब नहीं करती, तो इसलिए ठीक है, वो जैसे हैं ऐसे ही सही हैं। आप आसपास का एरिया देख रहे हैं, बिल्कुल सूखा है। तो क्लीनिंग का मतलब मेरे लिए यही होता है कि जब कोई हिस्सा क्लीन हो जाए और वो बिल्कुल सूख जाए। तो ये वाला तो मैंने दिखाया आपको वीकली प्रोसेस। अब डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के जो प्रोसेस मैं करती हूँ वो है ये कि सिंपल जो स्पॉन्ज हैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, उनको मैं इस मग में रखती हूँ, उसके ऊपर डालती हूँ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी हो।
थोड़ा सा मैंने सिंक में भी डाल दिया आज, हालांकि आज बारी नहीं थी सिंक में डालने की, लेकिन वो थोड़ा सा ही बचा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। इन स्पॉन्ज को मैं भिगो के रख दूंगी, पूरी रात ये भीगे रहेंगे, सुबह सिंपल जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये वाला प्रोसेस मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ स्पॉन्जेस के साथ, आप भी प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। और यहाँ पे अब बारी आई ये चाकू और कैंची, इनको हम जब भी कुछ फल काटते हैं, सब्जियां काटते हैं तो धो के कपड़े से साफ़ करके रख देते हैं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए जो इनके एंड्स होते हैं उन पे हल्की हल्की काली सी एक परत जमा होने लगती है, जो आपको हफ्ते में या 2 हफ्ते में इस तरह से जब आप इसको ब्रश से क्लीन करेंगे वो तभी क्लीन हो पाएगी। तो आज इनकी भी बारी थी, मैंने इनको भी क्लीन कर दिया। जब तक ब्रश से साफ़ हुआ तब तक ब्रश से किया, उसके बाद मैंने इसको स्पॉन्ज से क्लीन किया। खूब अच्छे से इनको धोने के बाद इनको मैं कपड़े से सुखा लूँगी। और हाँ, चाकू या कैंची कुछ भी साफ़ करते वक्त प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, ताकि आपके हाथ वगैरह पे कहीं कट ना लग जाए। तो देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं ये, जो भी हल्की फुल्की कालख इन पे थी वो उतर गई है। और अभी मैं इनको मतलब रखूँगी नहीं, इनको मैं थोड़ा अलग रखूँगी, जब ये अच्छे से सूख जाएंगे सुबह तब मैं इनको इनकी जगह पे रखूँगी। अभी मैं इनको थोड़ा अलग रखूँगी, जो कप्स वगैरह में मैं इनको डाल के रखती हूँ अभी उसमें नहीं रखूँगी, क्योंकि कितना भी मैंने इसको क्लीन कर लिया है या कपड़े से साफ़ कर लिया है, हल्का सा मॉइस्चर इसमें रह ही जाता है। अच्छा, साथ ही जब सिंक में हम बर्तन साफ़ करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी नीचे गिरता है, उसके लिए मैं यहाँ सिंक एरिया के पास ये एक पोछा है जिसको मैं सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल करती हूँ। एक्चुअली 2 पोछे हैं, तो इनको मैं घर में पोछा लगाने का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस यहीं पे इस्तेमाल करती हूँ ताकि जो भी गीलापन हो वो यहीं पे सब सोख ले। और फर्श आपको काफ़ी गंदा लग रहा होगा रसोई का, लेकिन वो ऐसा ही है, वो क्लीनिंग की वजह से नहीं, वो है ही ऐसा। और यहाँ पे है ये ऑयल की बॉटल्स, जो हम देखिए डेली बेसिस पे जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनको एक सूखे कपड़े से हमेशा साफ़ करने के बाद ही वापस रखें, तो ये कभी भी बहुत ज़्यादा गंदे होंगे नहीं। लेकिन फिर भी ये हुई डेली बेसिस वाली क्लीनिंग कि हम इनको कपड़े से पोंछ के रख रहे हैं। अगर आपको लगता है बीच में कि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं 2-4 दिन में या 10 दिन में, तो आप कीजिए हल्के से साबुन को मतलब एक कपड़े पे आप हल्का सा साबुन लगाइए और उससे इसको साफ़ कीजिए। उसके बाद साफ़ कपड़े से यानी कि सूखे कपड़े से साफ़ कर दीजिए, तो आपकी जो ये तेल की बोतलें हैं ये बिल्कुल चमचमाती रहेंगी, कोई चिपचिपाहट आपको इन पे महसूस नहीं होगा। और अगर आपको लगे कि हाँ और भी ज़्यादा गंदी हो गई हैं तो आप ये वाला प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसमें तेल है, लेकिन इसका ढक्कन अच्छे से टाइट बंद करने के बाद मैं इसको सीधा सिंक में साफ़ कर रही हूँ इस तरह स्पॉन्ज से। कुछ भी इसमें पानी नहीं जाएगा, ना ही इसमें कोई भी मतलब हार्म होगा तेल को। अच्छे से इसको साफ़ किया और फिर इसको सूखे कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया, तो ये भी हमारी बोतल अच्छे से साफ़ हो गई। अब इन बोतल को साफ़ करने के मैंने अलग अलग तरीके बताए कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। अब बारी आई कि जब ये बोतल खाली हो जाती हैं तो हम इनको अंदर से कैसे साफ़ करें। अब अंदर से साफ़ करने के लिए जो भी तेल है सबसे पहले तो वो आप इसमें से निकाल लीजिए, एक एक बूंद भी कीमती है तेल की, पानी की तरह ही। अब इन बोतलों को मैंने लिया, इनके ऊपर इनके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा विम लिक्विड, आप सिंपल सर्फ भी डाल सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जिससे हम कपड़े धोते हैं। थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है और इनकी जो कैप्स हैं उन पे भी मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दिया है ताकि वो भी साथ साथ साफ़ हो जाएं। थोड़ा सा मैंने इनके अंदर गर्म पानी डाला है और इनको मैं करीब 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहो तो रात भर के लिए भी छोड़ सकते हो, सुबह क्लीन कर सकते हो। मैंने इनको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ा, फिर अच्छे से इसको क्लीन किया। कोई भी ब्रश वगैरह की आपको ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। हाँ, आप चाहो तो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, जो बॉटल साफ़ करने वाले ब्रश आते हैं, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। मैं इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और ये खूब अच्छे से साफ़ होते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखिएगा। आपकी जो इनकी कैप थी वो भी मैंने अच्छे से ब्रश से क्लीन कर ली। इनको अच्छे से पानी से धोने के बाद अब मैं इनको रख दूँगी एक बड़े भिगोने में ऐसे उल्टा करके, ताकि जो भी इनके अंदर पानी गया है वो अच्छे से निकल जाए, ये बिल्कुल सूखी हो जाए। अब मैं इनमें सुबह तेल भरूंगी दोबारा से, ताकि तब तक ये बिल्कुल सूख जाएंगी। अब ये अगले दिन सुबह की क्लिप है, तब ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं। और अब मैं इनमें तेल डाल रही हूँ, एक में मैंने सरसों का तेल डाला है, एक में रिफाइंड ऑयल डाला है। तो इस तरह से जब आप इनको महीने में एक बार अंदर से अच्छे से क्लीन कर देंगे तो फिर अंदर से इनको क्लीन करने की बारी 1 महीने बाद ही आएगी।
एक बॉटल अभी खाली है क्योंकि उसके लिए मुझे पीली सरसों का तेल लाना है, वो अभी घर में है नहीं। और ये जो बॉटल्स आप देख रहे हैं ये भी मैंने ख़रीदी नहीं है, ये एक्चुअली सॉस की बॉटल्स हैं जो 1 किलो का सॉस आता था। तो ये 4 बॉटल्स है मेरे पास, 3 तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है, एक में मैंने एलोवेरा जेल स्टोर किया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। अच्छा, ये जो कप्स होते हैं जिनमें हम अपनी चम्मच या कांटे वगैरह, ये चाकू वगैरह रखते हैं, सिंपल ये कप भी मैंने कोई ख़रीदे नहीं हैं। आप लोगों को पता है कि ये कप मुझसे टूट गया था इसका हैंडल, तो इस तरह से मैंने इसको रीयूज़ कर लिया है यहाँ पे। और ये भी एक पुराना कप है, तो इनके अंदर हल्की हल्की सी गंदगी जमा हो जाती है हफ्ते 10 दिन में। इनको भी मैंने अच्छे से धोया, कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद ये जो उसके चाकू और चम्मच वगैरह हैं मैंने इनके अंदर दोबारा से रख दिए। अच्छा, चम्मच तो मैंने ऐसे ही रख दी, लेकिन जो कांटे हैं उनको रखते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए कि कांटों जो उसका नुकीला हिस्सा है उसको आप थोड़ा नीचे करके रखें, ऊपर की तरफ मत रखें, नहीं तो हाथ में कभी लग सकता है, या बच्चे भी लेते हैं उनके हाथ में भी लग सकता है। इसी तरह से चाकू भी हमेशा आप नीचे की तरफ करके रखें। और ये है एक स्टील का स्ट्रॉ जो मेरी बेटी इस्तेमाल करती है, प्लास्टिक के स्ट्रॉ मैं इस्तेमाल नहीं करती, उसी के लिए मैं लाई थी। एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने, जब मैंने एक क्लीनिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसी में मैंने दिखाया था एक्स्ट्रा जो है वो रखे हुए हैं घर में। अच्छा, डीप क्लीनिंग की वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन डीप क्लीनिंग को मेंटेन कैसे रखना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। जब मैंने यहाँ पे रसोई में डीप क्लीनिंग की थी आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन उस डीप क्लीनिंग को मेंटेन करने के लिए हमें हफ्ते में भी एक बार सफाई करनी पड़ती है, जो मैं अब कर रही हूँ। सारे डब्बों को मैंने हटाया है, कपड़े से अच्छे से साफ़ किया है, और बाकी सारे डब्बों को भी हल्के गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है। इस तरह से जब हम हफ्ते में क्लीनिंग करते हैं तो जो डीप क्लीनिंग हमने की थी वो करीब 1-1.5 महीने तक हमारी मेंटेन रहती है। जब मैंने डीप क्लीनिंग की थी उससे लेकर अब तक करीब 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, मैंने डीप क्लीनिंग दोबारा से नहीं की, ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई मुझे। अब ये जो एक कॉर्नर शेल्फ है, एक या दो है मेरे पास, एक बड़ा एक छोटा, इसको भी मैं हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में इस तरह से क्लीन करती हूँ। हल्का हल्का डब्बों को गीले कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे किचन में कोई चिमनी वगैरह नहीं है, तो जो भी थोड़ी बहुत चिकनाई होती है वो इन डब्बों पे बैठ जाती है। इनको मैं अच्छे से, जैसे मैंने बताया, हफ्ते में या 2 हफ्ते में क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद इनको भी कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पड़ेगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी। करीब 1.5-2 महीने से पहले कभी भी मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। दोनों रैक मैंने साफ़ कर दी है, छोटे वाली भी और बड़े वाली भी। और जब भी आप ये रैक वगैरह साफ़ करते हैं आप देखिएगा आपको इसमें से 1 या 2 डब्बे ज़रूर मिलेंगे खाली साफ़ करने के लिए, जैसे अभी मुझे मिले हैं। इस तरह से हफ्ते में 1 या 2 डब्बे मेरे खाली होते रहते हैं, उनको मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ, ताकि जब मैं डीप क्लीनिंग करूँ तो मुझे सारा कुछ एक साथ ना करना पड़े कि अब मुझे डब्बे भी धोने हैं, अब मुझे रसोई भी साफ़ करनी है। तो ये डब्बे साफ़ हो गए थे, इनको थोड़ी देर के लिए मैंने धूप में रखा था ताकि इनके अंदर से कोई भी मॉइस्चर हो अगर तो वो चला जाए। आप भी ज़रूर धूप में ज़रूर रखिए डब्बों को थोड़ी देर के लिए। और साथ ही ये जो रोटी रखने के कैसरोल होते हैं इनको डेली बेसिस पे क्लीन कीजिए, नहीं तो आप कितना भी अच्छा क्लीनिंग करें, साफ़ सफाई करें, आपको रोटियों में से स्मेल आएगी। और रोटी रखने के ये जो कपड़े होते हैं, छोटे छोटे नैपकिन्स होते हैं, बाज़ार से लाएँ आप घर पे बनाएं, इनको भी खूब अच्छे से धूप में आप डालिए ताकि इनके अंदर हल्की फुल्की अगर स्मेल है तो वो निकल जाए। और ये मैं धोने के बाद की बात कर रही हूँ, धोने के बाद इनको धूप अच्छे से लगाइए आप। वो जो आप पैकेट देख रहे थे अभी, मतलब छोटा आपने बॉक्स देखा, उसी में मैं सारे नैपकिन्स रखती हूँ, उसको भी मैंने धूप में रखा था 1-1.5 घंटे के लिए। अब ये एक अलमारी है, इसको आप मेरी क्रॉकरी यूनिट भी बोल सकते हैं, किचन के पास ही रखी होती है। इसको हफ्ते में एक बार इस तरह से दोबारा से मैं थोड़ा रीअरेंज करती हूँ, थोड़ी क्लीनिंग इसकी करती हूँ। और अभी मुझसे एक कांड हुआ जो अभी मैं थोड़ी देर में आपसे बताती हूँ। देखिए, अंदर से तो मैंने क्लीन कर दी, ऊपर इसके देखिए कितनी गंदगी हो रही थी। मैंने यहाँ पे अखबार बिछाया है, हर बार बिछाती थी लेकिन पिछली बार भूल गई थी, इसीलिए इतनी गंदगी हो गई थी। तो जब अखबार हम बिछा देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, जो भी धूल मिट्टी आएगी वो अखबार पे ही आएगी। अंदर से भी मैंने सारा क्लीन कर दिया इसको एक बार हल्के गीले कपड़े से। और ये देखिए, ये है वो कांड, मुझसे जार टूट गया एक गिर के, तो अभी मुझे ये भी क्लीन करना है। तो ऐसा भी होता रहता है क्लीनिंग के दौरान हमारे साथ। अब बारी आई फ्रिज की, तो फ्रिज को ऊपर से और सामने फ्रंट से या बराबर से मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। बहुत ज़्यादा सामान मैं फ्रिज के ऊपर या जैसे मैग्नेट वगैरह हम लगाते हैं वो सब मैं फ्रिज पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि देखिए घर है,
ये दुकान नहीं है कि जिसमें हम 70 तरह की चीज़ें, जिसके हम जैसे हमारी तरफ बोलते हैं ना कि 70 तरह की चीज़ें हम घर में नहीं सजा सकते हैं। मुझे तो ये जो 2-3 आइटम फ्रिज पे रखे हुए हैं ना, ये भी एक्स्ट्रा ही लगते हैं, लेकिन ये मैं रखती हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चों ने रखे हुए हैं एक्चुअली। तो इसके ऊपर ये एक कवर होता है जिसमें छोटी छोटी पॉकेट्स हैं और इसमें बहुत सारा सामान भी स्टोर हो जाता है। एक ये डायरी जो रसोई का छोटा छोटा सामान लिखने के मेरे काम आती है, इससे भी फ्रिज की काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो डेली बेसिस पे मैं इतना ही क्लीन करती हूँ इसको। अब बारी आती है वीकली बेसिस की। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि फ्रिज में जो भी आप सामान रखें उसको प्लीज़ ढक के रखें। छोटी प्लेट्स, स्टील की प्लेट्स सभी के घरों में होती हैं। हर एक सामान, चाहे वो दूध हो, दही हो या बचा हुआ कुछ सामान हो, बची हुई कोई सब्ज़ी हो, उसको आप हमेशा ढक के रखें। जितना आप उसको ढक के रखेंगे उतना ही आपका फ्रिज ज़्यादा साफ़ रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा उसकी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है संतरे के छिलकों का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और कुछ ये सॉस वगैरह के पैकेट रखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने ठूस ठूस के फ्रिज को नहीं भरा हुआ है। सब्जियाँ भी आप देखिए नाम मात्र की ही होंगी। तो एक ये भी टिप ही समझ लीजिए आप इसको कि जब आप बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के अंदर तक फ्रिज को नहीं भरते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी भी नहीं पड़ती है। सिंपल सामान रखिए, मिनिमल सामान रखिए, जिसकी ज़रूरत है वही रखिए। तो आप देख रहे हो फ्रिज पूरा हमारा क्लीन है, बहुत ज़्यादा मुझे मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। सिंपल मैंने एक कपड़े से ही उसको साफ़ किया है वीकली बेसिस पे। फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग है वो मुझे करीब करीब 1.5 से 2 महीने में करनी होती है। उससे पहले कभी भी मेरा फ्रिज गंदा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं कवर दिखा रही हूँ आपको, एक्चुअली ये फट गए हैं। हैंडल वाला कवर भी फट गया है, वो मुझे दूसरा लाना है क्योंकि 2 साल हो चुके हैं उस बात को। और ये जो एक छोटी सी बास्केट फ्रिज के नीचे आती है, आजकल कुछ फ्रिज में आ रही है, इसमें आलू और प्याज रखने के लिए वो बोलते हैं कि स्टोरेज आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि एक बार मैंने रखे थे आलू प्याज इसमें तो वो ख़राब हो गए थे। और ये जो कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्लीनिंग के लिए, ये मेरे कुशन कवर हैं पुराने जो कॉटन के थे और ये फट गए हैं, तो अब मैं इनको सिंपल क्लीनिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम हम सभी के घरों में होते हैं, जैसे मेरे पास भी है। एक ये किचन के गेट पे लगा हुआ है, एक बाहर गेट पे लगा हुआ है। इसको भी मैं हफ्ते में क्लीन करती हूँ क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर इन पे बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है। और इनको जब भी आप साफ़ करें या कोई भी आप सामान छोटा मोटा साफ़ करें, उसको कभी भी ऐसे झाड़ के साफ़ ना करें। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से आप कपड़े से उनको साफ़ करें, क्योंकि जब आप उनको झाड़ के साफ़ करते हैं तो वो धूल वापस से उन्हीं पे बैठ जाती है। अब ये वाला क्लीन हो गया। ऐसा ही एक बाहर की तरफ भी लगा हुआ है मेन गेट पे, उस पर ज़्यादा धूल आती है। आप देख सकते हो किस तरह से छोटे छोटे जाले इस पे बन गए हैं एक हफ्ते के अंदर ही। अब इसको मैं क्लीन करूँगी। ये देखिए, ये है क्लीनिंग के बाद का लुक। और ये जो आप हल्के हल्के से रोएँ देख रहे हैं, ये इस धागे के रोएँ हैं जिसमें ये धागे में ये घंटियाँ पिरोई हुई हैं। और इस पर देखिए पूरी तरह से जंग लग चुका है, क्योंकि ये मेटल के नहीं हो, मतलब प्योर मेटल के नहीं होते हैं। तो देखती हूँ अगर दिवाली से पहले मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन पे पेंट कर दूंगी। और अब बारी आई जी, ये जो बेडशीट वगैरह हम बिछाते हैं। देखिए बेडशीट कोई हफ्ते में चेंज करता है, कोई हफ्ते में 2 बार चेंज करता है। मैं हफ्ते में 1 बार चेंज करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हैं। जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनको हफ्ते में 2 बार भी चेंज करनी पड़ सकती है या ज़्यादा बार भी। ये सबके अपने अपने घरों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बेडशीट मैंने बिछा दी है, अच्छे से सब क्लीन कर दिया है। कुशन वगैरह मैंने लगा दिए हैं और इन कुशन को मैंने धूप में रखा था, अभी नीचे लेके आई हूँ। साथ ही ये जो बेड है मैंने थोड़ा सा दीवार से हटा के रखा है, क्योंकि एक तो इससे क्लीनिंग में बहुत ही आपको हेल्प हो जाती है झाड़ू वगैरह लगाने में। और अगर कोई चींटी या कुछ ऐसा मतलब कॉकरोच वगैरह हो तो वो आपके बेड पे सीधा नहीं चढ़ पाएगा। ऐसे ही सिरहाने की तरफ भी मैंने काफ़ी जगह छोड़ी हुई है, बिल्कुल दीवार से सटा के उसको नहीं रखा है बेड को, ताकि क्लीनिंग में आसानी हो। और जब भी आप उधर से झाड़ू लगाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उधर से कूड़ा ना निकले, क्योंकि सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं कि कुछ भी खाएंगे वो बेड के कोने में ही डालते हैं। साथ ही दरवाजे के पीछे और इस तरह दीवार के जो नीचे का हिस्सा होता है, इसको भी आप अच्छे से झाड़ू से क्लीन करें। कोई अलग से आपको कुछ सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, झाड़ू से ही आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसके पीछे छोटी छोटी सी ना गंदगी हो जाती है। बहुत ही छोटी छोटी सी वो धूल होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उस धूल को हफ्ते और 10 दिन हो जाते हैं
तब वो दिखाई देने लगती है। अब डेली जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो बस इस तरह से ही, जैसे अलमारी के नीचे से मैंने लगा ली, या इन दोनों जैसे अलमारी और टेबल के बीच में जो गैप है वहाँ से मैंने लगा ली। डेली का तो ऐसे हो जाता है, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं ऐसे करती हूँ कि इस टेबल को थोड़ा सा अलग खिसकाती हूँ इससे, और तब मैं यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ, ताकि अलमारी के पीछे या इस टेबल के पीछे जो भी गंदगी हो गई है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो डेली क्लीनिंग तो इस तरह से हो जाती है, जो जल्दबाजी वाली क्लीनिंग होती है, लेकिन हफ्ते में एक बार इस टेबल को इस तरह से हटा के मैं क्लीन करती हूँ। आपके घर में भी अगर कोई भारी फर्नीचर हो जिसको आप डेली नहीं हटा सकते, उसको आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जैसे भी आपको टाइम लगे, आप उसको इस तरह से क्लीन कर दीजिए। उसके पीछे से आपको काफ़ी गंदगी मिलेगी। साथ ही जहाँ पे हमारी टाइल्स एंड होती हैं वहाँ पे ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी धूल, जिसको मैं दोबारा से बोलूँगी, इकट्ठी हो जाती है। छोटे छोटे जाले भी लग जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। जहाँ पे भी टाइल्स एंड होती हैं, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। ये वाला हिस्सा ज़्यादातर हमारे से इग्नोर हो जाता है। ये देखिए छोटे छोटे से जाले टाइप यहाँ पे लग जाते हैं, तो इनको प्लीज़ ज़रूर से साफ़ कीजिए। हफ्ते में एक बार आप कपड़े से सिंपल इस तरह साफ़ कर देंगे, ये साफ़ बनी रहेंगी। साथ ही ये जो हमारे बल्ब होते हैं, एलईडी वगैरह होती हैं, इनको आप एटलीस्ट 1 महीने में एक बार तो ज़रूर साफ़ करें। और साथ ही पंखे, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है, इनको मैं दिवाली से पहले ही क्लीन कर चुकी हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं है कि दिवाली से पहले मुझे क्लीन नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन डीप क्लीन नहीं करने पड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त मुझे नहीं करनी पड़ेगी। और इसकी क्लीनिंग में हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने इसकी पंखड़ियाँ नीचे उतार के अच्छे से धो के तब उन्होंने साफ़ की थी। साथ ही ये जो गणपति जी की आप एक फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे देख रहे हो लगी हुई, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कराई है। हस्बैंड ने ही किया है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। और बस अब ये सारी क्लीनिंग हस्बैंड के ही नाम है। अंदर वाला पंखा भी उन्होंने ही साफ़ किया था। तो बस इस तरह से हुई ये मेरी क्लीनिंग वीडियो पूरी। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूँगी दोबारा। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।